बच्चों, आपने सिल्वर वेडिंग पार्ट पढ़ा। अब आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने ही अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर आपने जब पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखा होगा, पिछली जो वीडियो आपको दी गई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था यशोधर बाबू पूरी तरह से किशनदा, जिन्होंने उनको आश्रय दिया था, जिन्होंने दिल्ली में उनकी पहचान बनाई थी, जिन्होंने उन्हें रहने के लिए एक जगह दी और नौकरी ढूंढने में बहुत मदद करी, उन्हीं के विचारधाराओं को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। किसी व्यक्ति को आदर्श मानना एक अलग बात होती है और उसके विचारों को पूरी तरह से बिना जांचे परखे अपने ऊपर ओढ़ते चले जाना दूसरी बात। तो यहाँ यशोधर बाबू उन्हीं की विचारधाराओं को ही सर्व कह सकते हैं उसे शत प्रतिशत सही मानते हुए उन्हें अपना चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी जो हैं बच्चों के साथ रहने के कारण वही रहने के कारण अपने विचारों में, अपने तौर तरीकों में, अपने वेशभूषा में हर तरीके से परिवर्तन ला चुकी हैं, इसलिए वे समय के साथ ढल गईं। और वैसे भी उनको एक मलाल रहता है कि जब वो युवा अवस्था में थी तो उन्हें बहुत बुजुर्गियत जैसा व्यवहार करना पड़ा, बुजुर्गों के जैसे रहन सहन को अपनाना पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार व्यक्ति को अपने विचारों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है, अन्यथा वह जड़ हो जाता है और समय से पिछड़ जाता है। दूसरा प्रश्न आप देखें, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोजते हैं? जो हुआ होगा, ये जो वाक्य है ये अपने आप में बहुत कुछ मानो बयां कर रहा है। ये शब्द वाक्य जो प्रयोग किया जाता है वह किशनदा के लिए प्रयोग किया जाता है। किशनदा की मृत्यु होती है और जब पूछा जाता है, जो भी उन्हें जानता है, तो सामने वाला व्यक्ति मतलब यथास्थिति या वास्तविक स्थिति को नहीं बता पाता, वास्तविक कारण नहीं बता पाता, तो क्या बोलता है? जो हुआ होगा। अर्थात पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसके कारण किशनदा की मृत्यु हो गई। अब जो हुआ हुआ कि हम अपने अनुसार देखें तो हो सकता है, पहला ये भी हम ले सकते हैं कि उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो। दूसरा, वे बहुत लंबे समय से बीमार रहे हों। इसमें संभावनाएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत लंबे समय से वह बीमार रहे हों जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। फिर तीसरा हम देख सकते हैं जो हुआ होगा के अंतर्गत आपको पता है किशनदा ने विवाह नहीं किया था, अविवाहित थी, तो अविवाहित थे, इसके कारण वह अकेलेपन, अजनबीपन से जूझते रहे हों, बहुत तनावग्रस्त होकर अंततः उनकी मृत्यु हो गई हो। क्योंकि कुछ लोग इस कारण भी मरते हैं जब उनके पास कोई नहीं होता, अकेलेपन से छटपटाते हुए। तो वही जो हुआ होगा। और उन्हें जब वो रिटायर हुए थे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, अंततः उन्हें अपने गांव जाना पड़ा था। तो ये बहुत सारे अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए है। तीसरा प्रश्न देखिए, समहाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, टैगलाइन की तरह यूज करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? आप देखिए, सम हाउ इम्प्रॉपर मतलब पूरी तरह किसी मोहन राकेश ने एक नाटक लिखा था आधे अधूरे। उनका मानना था कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता और हम हमें उस व्यक्ति को उसी अपूर्णता के साथ अपनाना पड़ता है। जब हम इस चीज़ को अपना लेते हैं तब हम सुखी होते हैं, लेकिन जब हम पूर्णता की तलाश में भागते रहते हैं तो सिर्फ दुख और दुख ही हमारे हाथ लगता है। वही हाल यहाँ यशोधर बाबू का। यशोधर बाबू को हर चीज़ में वो सम हाउ इम्प्रॉपर बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्प्रॉपर वे या एक कमी उनकी स्वयं के भीतर भी तो है, स्वयं के व्यक्तित्व में भी तो है।
आप देखें तो वो हर चीज़ को पर नुक्ताचीनी करते हैं, हर एक वस्तु को वो अपना नहीं पाते, आधे अधूरे तरीके से अपनाते हैं। एक मन उनका अपनाने का भी करता है तो दूसरी तरफ विशंदाक की बातों में उलझकर वो उससे दूर होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कमी तो उनके व्यक्तित्व में भी है। और यहाँ कहानी का कथ्य इसी को लेकर चलता है। उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक तरीके से ढलना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। बेटी का बिना बाजू का टॉप पहनना या पिता के साथ बहस करना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। बेटी का अच्छी नौकरी पा जाना या आईएएस के पेपर में निचले दर्जे पर आकर भी उस पद को पर नियुक्त ना होना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। हर एक जगह उन्हें इस तरह की समस्या दिखती है या इस तरह की बात उन्हें लगती है। तो ये समहाउ इम्प्रॉपर इस कहानी का मूल कथ्य कह सकते हैं है। चौथा प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? ये जो पहला भाग है इसका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन दूसरे भाग में आप इसे स्वयं करेंगे। पहले भाग में यशोधर बाबू की जो कहानी रही है उसको या उनके जीवन को दिशा देने में किशनदा का वाकई बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जब वो एक नव युवक के रूप में दिल्ली आए थे, वहाँ उन्हें रहने के लिए खाने पीने का कोई ठौर ठिकाना उनका नहीं था। उस समय किशनदा ने उन्हें अपनाया था। जब कोई उन्हें उनके पास उनकी मदद के लिए नहीं आया, उस समय किशनदा ने आगे बढ़कर उनको एक उनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया था और उन्हें नौकरी देते हुए उन्हें स्वावलंबी बनवाया और उनमें एक कह सकते हैं आत्मविश्वास की लहर जगाई। उन्हें जीना सिखाया और कह सकते हैं चलते हुए एक आपस में हंसी मजाक करने की प्रथा, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी यशोधर किशनदा में जिन्हें यशोधर बाबू यथावत अपने अंदर ढाल गए थे। तो ऐसे ही आपके जीवन में आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके सगे संबंधी किसी का भी या किसी भी नेता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और किस किस तरीके से होता है वो भी आपको बताना होगा। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? तो बिल्कुल सही है, आज के समय में भी पीढ़ी का अंतराल हम देखते हैं। आपके माता पिता के साथ आपके बहुत सारे अवरोध होते होंगे, आपके माता पिता के उनके माता पिता के साथ होते होंगे। तो ये कहानी एक एक कहानी बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को अपने लिए अंदर समेटे हुए है। यह हमारे समाज, हमारे ही परिवार की मानो एक तरह से ये कहानी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग हम इसलिए कहेंगे क्योंकि परिवारों में माँ जो होती है वो बीच बचाव करती है। माँ पिता और बच्चों के बीच एक बफर सिस्टम का काम करती है। वो एक पुल का निर्माण करती है जिससे पिता की विचारधाराएं बच्चों तक और बच्चों की जो नवीन सोच है वो पिता तक जा सके। लेकिन यहाँ जो पत्नी है वो पूरी तरह से इन सब चीज़ों से एक तरफ हो चुकी हैं, जिसके कारण यशोधर बाबू को अकेलेपन से जूझना पड़ता है। फिर आप देखें, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? 3 चीज़ें दी गई हैं। हाशिए पर ढकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हाशिए पर ढकेले जाते माने मूल, अब जैसे ये हाशिया लगाते हैं ना आखिर में आके पूर्ण विराम, इसे हाशिया भी कहते हैं, किनारे पर जो चीज़ लगाई जाए। तो मानवीय मूल्य क्या है? जिस व्यक्ति ने इतने सारे लड़कों को एक अनजान शहर में नौकरी दी, उन्हें रहने के लिए ठिकाना दिया, उनका उनको सहारा दिया और जब उसे आवश्यकता पड़ी तो सबने अपने हाथ खींच लिए, ये है मानवीय मूल्य। तो मानवता कहाँ चली गई थी सबकी? तो यहाँ हम देखते हैं हाशिए पे जाता हुआ होते मानवीय मूल्य। जो व्यक्ति आपकी मदद करता है उसकी तरफ कृतार्थ होने की जगह यहाँ पर लोग कृतज्ञ हो रहे हैं। कृतज्ञ होना सबसे बड़ा अपराध है। उसके बाद हम देखें, हम दूसरे के बाद में आएंगे, तीसरे पर जाएंगे। पहले हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव सब पर देखने को मिलता है। यशोधर बाबू की बेटी के कपड़ों में देखने को मिलता है, पत्नी के कपड़ों में देखने, वेशभूषा में देखने को मिलता है, बच्चों के हाव भाव में देखने को मिलता है जब नई नई चीज़ें लाते हैं। उसके बाद पिता के साथ जो उनका बोलचाल का तरीका है या पिता को मान सम्मान ना देना, सिर्फ अपनी बात को जताना,
यह पाश्चात्य संस्कृति या सिर्फ एक पार्टी कर कर, एक समारोह कर कर अपने प्यार को जता देना और उनके मतलब उन्हें लगाव को जताना, लेकिन उनसे 2 मिनट बैठकर ठीक से बात ना कर पाना, ये सब हम पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव देखते हैं। लेकिन इसकी मूल संवेदना जो है वह है पीढ़ी का अंतराल, एक जनरेशन गैप है। इसके कारण जो है, ना तो यशोधर बाबू नए को अपनाना चाहते हैं और बच्चे जो हैं पुराने को व्यर्थ समझते हैं। ये सबसे मूल संवेदना इस जो पाठ की हम कहें तो यही है। इसी के चारों तरफ इसी के ताने बाने में पूरा पाठ घिरा हुआ है। ठीक है, आगे समझ। अगला देखें, अपने घर और विद्यालय। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे? या आपके घर में, सबके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे, उन्हें क्या क्या चीज़ें आजकल की बुरी लगती हैं, उन सब का आप संग्रह करिए, उन बातों को समझिए, उन्हें यहाँ पर लिपिबद्ध कीजिए। यशोधर बाबू के बारे में आपका क्या धारणा बनती है? 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं वह बताएं। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, ये आप कहते हैं। या यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण वह उन्हें कभी कभी नया कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। तीसरा आता है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित होगा। तो आप देखिए, आपने तीनों पढ़े, तीनों में से जो दूसरा वाला है यह हमें ज़्यादा सार्थक प्रतीक होता है, सही प्रतीत हो रहा है। इनके अनुसार, इनके अनुपात में हमें ये सबसे अधिक उचित मालूम देता है। तो इसका उत्तर ये है। तो ये 8 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, वे सभी आप देखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन को किस तरह से, प्रश्नों को घुमाया जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको वो प्रश्न दिए हैं। उन्हें आप अपने पास चाहे उनका प्रिंट ले लीजिए, कैसे करके उनको अपने पास संजो के रखिए। धन्यवाद।